कि दिल्ली में हर स्टेट के लोगों का निवास है। तो दीपक जी, ये वही एक स्टेट है जिसका अपना जमीन है और इसके बाद इसका कुछ नहीं है। यहाँ के बिजली, पानी, हवा सब कुछ बाहर से आता है। तो ये सब मिलकर दिल्ली को बनाया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली देश की दिल है। इस तरह से सारे चीजों को देखा गया तो काफी हद तक चुनाव का रूपरेखा अब तय होते हुए नजर आ रही है कि दिल्ली के लोग के दिमाग में क्या है, मूड में क्या है और क्या 5 तारीख को हो सकता है। तो दीपक जी, कि इस बार का चुनाव में, इस बार जो दिल्ली का चुनाव हो रहा है, इसमें महिलाओं और जो नए वोटर करीब करीब 2.5 लाख लोगों को नए वोटर के रूप में इस बार आए हैं, ये दोनों काफी डिसाइडेड वोटर रहेंगे और वो देखना है कि इनके पसंद का कौन सी पार्टी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को शुरू से ही बैकफुट पे रखा था। उसको ये महसूस था कि हम इस चुनाव में जीत तो हासिल नहीं कर सकते हैं, हाँ इतना करेंगे कि यदि वोट परसेंटेज ज्यादा हम अपने तरफ खींच कर लाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत कर सत्ता में आ जाएगी। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार चौंका सकते हैं आपके हिसाब से मनोज जी? काफी हद तक मुझे लगता है कि चौंकाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब रूलिंग पार्टी का वोट परसेंटेज यदि लगातार घटता हुआ दिख रहा है तो उस पार्टी के लिए या उस सरकार के लिए ये तो माना जा सकता है कि उसके लिए खतरे की घंटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और जो कैंपेनिंग है दिल्ली की, जो बहुत हाई पेज रही, और दिल्ली का जो चुनाव है वो सिर्फ दिल्ली विधानसभा है, एक छोटी विधानसभा, ये एक आधे राज्य की विधानसभा का चुनाव नहीं होता। इस पर पूरी देश की निगाहें लगी होती हैं, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कोहिमा तक ऐसा कोई राज्य नहीं जिसके दिल्ली में निवासी न रहते हों। ये पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, ये देश का दिल है और देश के हर तरह के, हर तबके की, हर समाज की, हर जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय की राजनीति को दिल्ली रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में क्या कह रहा है मेट्राइज का ट्रैकर? हम ओपिनियन पोल की बात नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तमाम गाइडलाइंस हैं और जो कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन आज शाम तक क्या ट्रैक किया जा रहा है ट्रैकर पर, क्या संभावना जता रहा है, मेट्राइज का ट्रैकर किस हिसाब से काम कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि वोट परसेंटेज में कितना डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली ट्रैकर को देखने को मिल रहा है। बीजेपी आज कहां खड़ी हुई है, कांग्रेस आज कहां खड़ी हुई है। याद रखिएगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 15%, लगभग 15% का डिफरेंस था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अगर ये डिफरेंस कम होता है, बीजेपी अपना वोट परसेंटेज बढ़ाती है, तो फाइट बहुत तगड़ी हो जाएगी। और अभी तो जो है पोलिंग 5 तारीख को होनी है, तो कुछ घंटे बाकी हैं। ऐसे में क्या परिस्थितियां बनती हैं, इन तमाम पहलुओं को बात करने के लिए मेरे साथ है मेट्राइज के संस्थापक, मेट्राइज के फाउंडर, जो जानी मानी एग्जिट और ओपिनियन पोल की एजेंसी है, इलेक्शन के मूड और माहौल को ट्रैक करती है, मनोज सिंह जी। मनोज जी, क्या कहता है आपका ट्रैकर? कौन कौन से वोट परसेंटेज पर तीनों पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई हैं? उसके बाद हम कैंपेन पर आएंगे। दीपक जी, इस चुनाव को, जो दिल्ली का चुनाव हो रहा है, इसको यदि हम देखें तो काफी रहा रोचक रहा। पिछले 2 महीने के पीछे का यदि ट्रैकर की बात करेंगे तो हम लोग इस बात पे थे कि अरविंद केजरीवाल चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां बदलते जाती हैं, मुद्दे बदलते जाते हैं, वोटर बदलते जाता है और चीजें बदलते जाती है, तो चुनाव का भी रूपरेखा कहीं ना कहीं चेंज होते हुए दिखता है। तो अभी ट्रैकर का जिस बजट के बाद हम लोगों ने जो इस तरह का बदलाव देखा, बच्चों के अंदर देखा, जो यंगेस्ट वोटर थे, फर्स्ट टाइम वोटर थे, जिस तरह से महिलाओं के में बदलाव दिखा, जिस तरीके से दिल्ली के उन मिडिल क्लास जो 45% जिनका यहाँ पे पॉपुलेशन है, उनके अंदर किस तरह का बदलाव दिखा, छोटे व्यापारियों के अंदर किस तरह, तो इस तरह से सारे चीजों को देखा गया तो काफी हद तक चुनाव का रूपरेखा अब तय होते हुए नजर आ रही है कि दिल्ली के लोग के दिमाग में क्या है, मूड में क्या है और क्या 5 तारीख को हो सकता है। तो दीपक जी, ये सबसे बड़ी बात है। एक समय था कि दिल्ली के महिलाओं पे अरविंद केजरीवाल जी एक तरफा राज करते थे और उसका कारण था कि उनका जो बस सेवा थी मुफ्त कर दी गई थी। लेकिन
एक तरह से केंद्र सरकार का बात किया जाए तो अपने बजट के द्वारा इन महिलाओं के साथ साथ उन युवाओं, वो केंद्रीय कर्मचारियों या सैलरी होल्डरों की बात की जाए, हर जगह पे इसने छक्का लगाने की कोशिश किया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये चुनाव काफी रोचक होगा। जब 5 तारीख को लोग वोट देने जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल का एक तरफ से जो मुफ्त यहाँ की सारी चीजें देने की बात की गई है, वहां पे बजट का कितना बड़ा योगदान रहेगा, भ्रष्टाचार का कितना योगदान रहेगा, ये सब सोचकर यहाँ के यूथ, महिलाएं और जनता दिल्ली की देगी। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में हर स्टेट के लोगों का निवास है, तो दीपक जी, ये वही एक स्टेट है जिसका अपना जमीन है और इसके बाद इसका कुछ नहीं है। यहाँ के सही बिजली, पानी, हवा, सब कुछ बाहर से आता है। सही। तो ये सब मिलकर दिल्ली को बनाया गया है और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली देश की दिल है। तो कहीं ना कहीं इस बार केजरीवाल जी कितना दिल्ली वासियों के दिल को जीतेंगे, ये तो 5 को पता चलेगा, लेकिन ट्रेकर में काफी उनके लिए मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपने कहा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने वोट परसेंटेज की बात की थी, तो आपके हिसाब से बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ रहा है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज डाउन आ रहा है। लेकिन तीसरी बात जो है, कांग्रेस, माफ कीजिएगा, आपका वोट परसेंटेज डाउन आ रहा है। जैसा हम लोकसभा चुनाव में जीते हैं, लगभग 15% का डिफरेंस दोनों के बीच हो जाता है। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार चौंका सकते हैं आपके हिसाब से, मनोज जी? काफी हद तक मुझे लगता है कि चौंकाएंगे। देखिए क्या होता है कि जब रूलिंग पार्टी का वोट परसेंटेज यदि लगातार घटता हुआ दिख रहा है तो उस पार्टी के लिए या उस सरकार के लिए ये तो माना जा सकता है कि उसके लिए खतरे की घंटी है। और ऑपोजिशन ये वोट यदि घट कर ये साइलेंट वोटर बने रहते तो ये उम्मीद थी कि सरकार की जो बहुत सारे घोषणाएं इलेक्शन के समय होती है तो वो प्रभावित कर कर अपने पास ले आ जाएंगे। लेकिन ये साइलेंट वोटर अब शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं एक पार्टी विशेष की तरफ में, जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। तो जो 53%, 54% वोट पे राज करते थे दिल्ली के वोटरों के ऊपर, आज वो घटकर 46%, 47% के अंतर्गत आ जा रहे हैं। और वहीं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 46% तक उनके वोट परसेंटेज, 1 सवा% का वोट डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन दीपक जी ये भी बताते हुए हम लोग चले कि वोट परसेंटेज से सीटों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि जिसका वोट परसेंटेज ज्यादा है तो उसको सीटें ज्यादा आएंगी। सीटें कम होने पे भी वोट परसेंटेज ज्यादा आता ही है पार्टी को। वो वोट कितना लेकर कैंडिडेट जीत कर आता है इस पे डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से वोटरों का वो रुझान सीटों पे रुझान दिखता है। तो सीट के अनुसार यदि हम देखें तो वोट परसेंटेज एक अलग चीज होता है, सीट अलग चीज है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो 36-38% पे टिकी रहती थी दिल्ली के चुनाव पर, यदि वो 44-45-46% तक धीरे धीरे बढ़ते हुए चली आ रही है, तो ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर परिवर्तन दिख रहा है वोटरों और मतदाताओं के बीच में। ठीक है, मेरा यह मानना है कि लगभग 35-35% का वोट बैंक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। मतलब आम आदमी पार्टी मुझे पता नहीं उससे कम जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आज की तारीख में 35-35% का वोट बैंक दोनों के पास है। ज्यादा कौन ले आता है उससे या कम किसका हो जाता है उसके हिसाब से ये चुनाव लड़े जाएंगे। तो मेरा जो आकलन था वो ये कहता है कि पहली बार मदन लाल खुराना सीधे मुख्यमंत्री बने बीजेपी के, उसके बाद 3 बार शीला दीक्षित सीधे मुख्यमंत्री बनी, मतलब कोई हंग की बात नहीं थी। 2013 में हंग की बात आई क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उस वक्त क्रांति हुई थी। 2 बार उसके बाद अरविंद केजरीवाल सीधे मुख्यमंत्री बने। तो आपको नहीं लगता कि इस बार हंग की कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आप बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं और हंग की नौबत नहीं आएगी, जो भी मैंडेट होगा बड़ा क्लियर कट होगा। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन कहता है दिल्ली के बारे में। देखिए दीपक जी, पिछले 15 सालों का यदि हम देखें तो भारत की जनता ने हंग असेंबली को या हर अंग पार्लियामेंट को नहीं चुना है। हंग तो यानी ये किशन को। चुनाव, हाँ, अब लोग जो है वो पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनाने में विश्वास करते हैं और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। हम लोगों ने हरियाणा में भी उम्मीद किए थे कि भाई इस तरह का हो सकता है कि हंग असेंबली भी आ सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई। तो जनता एक तरफा चुनती है और अच्छे से चुन रही है, चाहे सरकार जिसकी भी आए, भारतीय जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी का। तो सरकार जिसके भी बनेगी पूर्ण बहुमत की बनेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि इस बार का चुनाव में, इस बार जो दिल्ली का चुनाव हो रहा है, इसमें महिलाओं और जो नए वोटर, करीब करीब 2.5 लाख लोगों को नए वोटर के रूप में इस बार आए हैं, ये दोनों काफी डिसाइडेड वोटर रहेंगे। और वो देखना है कि इनके पसंद का कौन सी पार्टी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को शुरू से ही बैकफुट पे रखा था। उसको ये महसूस था कि हम इस चुनाव में जीत तो हासिल नहीं कर सकते हैं, हाँ इतना करेंगे कि यदि वोट परसेंटेज ज्यादा हम अपने तरफ खींच कर लाएंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत कर सत्ता में आ जाएगी। तो अपने आप को एक तरफ से बैकफुट पे रखकर आम आदमी पार्टी को दिखाना भी चाह रही है कि मैं चुनाव में हूं, और चुनाव लड़ भी नहीं रही है। ये दोनों चीजें कर कर वो चल रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है दीपक जी, जब तक राजनीति में आप लड़ेंगे नहीं, तब तक सत्ता के करीब नहीं आएंगे। आप दूसरे को मदद कर 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 अपने पार्टी का कहीं ना वोटर को शिफ्ट करेंगे। क्योंकि ठीक है। इस चुनाव के बाद ठीक है। गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल का है, सारे जगह पे जहां आम आदमी पार्टी के साथ इनका फाइट होगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए था। और जब तक कांग्रेस खड़े होने के लिए अपना संकल्प नहीं दोहराएगी, तब तक दिल्ली के लिए मैं तो कह सकता हूं कि बहुत बड़ा उसके लिए स्कोप नहीं है। यदि 10% से ऊपर भारतीय कांग्रेस को यहाँ पे वोट परसेंटेज आता है, तो मेरा अपना मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़े छोटे छोटे जवाब चाहूंगा और बड़े स्ट्रेट मुद्दों की बात करता हूं, क्या मुद्दा चला, क्या नहीं चला। अब दोनों पार्टी बोल रही है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी कह रही है कि मैं कोई जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं करूंगा, यानी मुफ्त बिजली पानी, और कई सारे वादे भी कर दिया, 2500 रुपए, 21,000 गर्भवती महिलाओं, कई सारी और चीजें ऐसे ही कांग्रेस कर रही है। ऑलमोस्ट यही आपका मॉडल था, और 2020 में बीजेपी ने यही इनको रेवड़ी कहा करती थी। तो क्या सब लोग मुफ्त दे रहे हैं, इससे भी चुनाव के अंदर फर्क पड़ा है, और सब लोग मुफ्त देंगे, क्या इसको जनता मान रही है? देखिए, दिल्ली की जनता को मुफ्त की आदत तो केजरीवाल जी ने लगा दिया, इसको आप किसी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जनता चाह भी रही थी कि मुझे मुफ्त बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे। और ये इन चीजों को देखने के बाद, चूंकि पिछले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा था और लोगों ने इसी इन्हीं फ्री के चीजों पे वोट दिया था और केजरीवाल को एक बड़ा बहुमत मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने आप को, या कांग्रेस भी कहिए, दोनों लोगों ने इन योजनाओं के थ्रू जो उनके प्रति मतदाताओं का विरोध होने के बाद भी इनको वोट मिलने में थोड़ी शंका थी कि हो सकता है कि ये लोग मेरे पास फ्री योजना नहीं देने के कारण नहीं आए, भले सरकार का एंटी इनकम्बेंसी दिख रहा। तो इन लोगों ने भी उसी चीजों को अपनाया कि भाई हम भी फ्री देंगे, और जो योजनाएं चल रही है जिसका आप लाभ उठा रहे हैं उसको हम बंद भी नहीं करेंगे। तो ये एक अपने मुद्दे, उनके मुद्दे थे, उसको अपने साथ जोड़ते हुए एक नए तरीके से आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश दिल्ली में की गई है, दोनों पार्टियों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भी भारतीय जनता पार्टी हो। ठीक है। एक दूसरा सवाल, कौन सा मुद्दा ग्राउंड पर आपको ज्यादा चलता हुआ दिखा? बिजली, सड़क, पानी, सीवर, गंदगी, कूड़े का ढेर, दिल्ली की हालत खराब होना, दिल्ली की हालत पतली होना, प्रदूषण, यमुना, और साथ ही साथ बुरी खस्ता हाल ट्रैफिक व्यवस्था, खस्ता हाल पार्किंग व्यवस्था, क्या आपको लगता है ये मुद्दे चलते हुए आपको दिल्ली के चुनाव में दिखाई दिए? दीपक जी, जो हम लोग ट्रेकर के थ्रू ये पता करने की कोशिश कर रहे थे, और ये आज हम जब इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो देखिए, जब भी स्टेट का इलेक्शन होता है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा होता है, करप्शन सबसे बड़ा इशू होता है कि हम एक कोई करप्शन। दूसरी बात आती है सड़क, बिजली, पानी। आज के डेट में देखिएगा तो इन सारे चीजों पे पब्लिक का सरकार के अगेंस्ट निगेटिव जा रहा है, और वो इनसे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार ने करप्शन बढ़ा दिया है, सरकार ने बिजली पानी जो इन्होंने कहा था कि फ्री कर देंगे वो तो देते ही नहीं है। पानी दे, जब फ्री का आता ही नहीं है पानी, तो ये फ्री का क्या स्कीम है, समझ में नहीं आया। जब पानी पीकर खरीद कर नहीं पीना है। उसी तरह से बिजली के बढ़े हुए बिजली जब बिल आ रहे हैं तो लोग उसको भी लेकर आश्चर्य हैं। सीवर जो गंदगी हुई है, सड़कें जो खराब हुई दिल्ली पर, इस पे आम जनता की नाराजगी साफ तौर से दिख रही है।
तो यही मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों के साथ वोटर, दिल्ली के वोटरों को साधने की कोशिश तो किया ही है, लेकिन उसको एक बात, इस डर था कि हो सकता है कि इन फ्री योजनाओं को बंद करने या इसे चेंज करने की हम बात करेंगे तो कहीं वोटर फिर उनके पास न चला जाए। तो इस बात को लेते हुए कि उनकी योजनाओं को तो हम चालू रखेंगे और इसके बाद हम आपको ये नए योजनाएं देंगे जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें अच्छी सड़कें देने की बात की गई है, अच्छी शिक्षा देने की बात की है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात की गई है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है। तो इस तरीके से साधने की कोशिश की गई है। और सरकार का अभी जो चुनाव दिख रहा है उसमें भ्रष्टाचार आप देखिएगा तो सबसे टॉप पे खड़ा हुआ है कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है चुनाव पे। और जब ये भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर में रहेगा तो केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक बड़ा मुद्दा है, जैसे 2015 में उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझे काम नहीं करने दिया विधानसभा के अंदर। 2015 के चुनाव में केजरीवाल का बड़ा नैरेटिव ये था। दूसरे बात 2020 में उन्होंने कहा देखिए 5 साल तो आपने मुझे दे दिए, लेकिन उन्होंने काम नहीं करने दिया। लेकिन इस बार एमसीडी भी उनके साथ है। तो जो टकराव की राजनीति का मॉडल है, क्या दिल्ली की जनता इसको पसंद कर रही है, नापसंद कर रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब टकराव की राजनीति नहीं चाहिए, और कुछ लोग शायद, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे मैं जिनको जानता हूं, उनका ये भी मानना है कि इस अनावश्यक टकराव की राजनीति से वो आज ही जा चुके हैं। देखिए, बार बार दिल्ली के जनता को पता है कि यहाँ की पूर्ण सरकार नहीं है। जो भी सरकार केंद्र में बनेगी, दिल्ली में बनेगी, वो केंद्र में उसकी आधी चीजें रहेंगी। और ये इससे जनता को नकारा नहीं है। जनता ये भी पूछती है कि ये सब सरकार काम नहीं करने दे रही थी तो आपने शराब घोटाला कैसे कर लिया। तो ये चीजें हैं। पब्लिक अब उन चीजों पे नहीं जा रही है कि भाई आपको काम नहीं करने दिया गया। आप बताइए, तो इतने सारे योजनाएं हैं जिन पे बहुत सारे आवास की है, बहुत सारे विद्यालय की है, बहुत सारे चीजों की है, जहां पे आपको काम करना था, जिसके टेंडर कर लिए, जिसमें पैसे आ चुके हैं सरकार के, वहां पे पैसे रिलीज होने के बाद भी काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? तो अब आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो एजेंसियां थी वो केंद्र की एजेंसियां थी जो समय पे काम पूरा नहीं की। तो दीपक जी, इस तरह के बहाने को पब्लिक समझ रही है और इसको बहुत ज्यादा सीरियसली अब पब्लिक नहीं ले रही है केजरीवाल जी के बातों को लेकर। यही कारण है कि आप देखेंगे कि बार बार उन पे हमले होते हैं। हमला करने वाला कहाँ से आ जाता है? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे इनको परेशानी हो रही है। तो अपने आप को शीश महल की बात हो गई तो लोगों का ये भी कहना होता कि भाई इतने एसी बनाने का परमिशन कैसे एलजी ने दे दिया? तो ये सारे मुद्दे हैं जो उनको घेर रहे हैं और इस पे सफाई वो देने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। आपके ट्रैकर की हम बात करते रहेंगे। आपसे 5 तारीख को जरूर बात करेंगे, क्योंकि उस दिन एग्जिट पोल आएगा और मुझे उम्मीद है मैट्राइज एग्जिट पोल कर रहा है। जी, मैं कर रहा हूं दीपक जी, और उस दिन मैं आपको दूंगा डेटा। ठीक है, तो हम 5 तारीख को फिर जुड़ेंगे, जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ जाएंगे। हालांकि हाल ही के दिनों में आपने देखा है कि एग्जिट पोल के नतीजों में भी उलट पलट होती है। जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी तय कर सकती है। भारत जैसे प्रजातंत्र में इसका अनुमान लगाना बहुत टेढ़ा काम होता है, और मनोज जी ऐसा ही टेढ़ा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि हम आपको दिल्ली चुनाव की लगातार सबसे तेज अपडेट दे रहे हैं।